नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे साथ है इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले आपको बता दूं, आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक बंगाल की बात होगी और एक उत्तर प्रदेश की बात होगी, क्योंकि दोनों में राज्यों में जबरदस्त खबरें भी हैं और जबरदस्त पॉलिटिकल टकराव भी है। पहले बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल का पुष्पा तो फ्लावर निकला। जी हां, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात पुष्पा वाली खुद कही थी टीएमसी के एक उम्मीदवार ने, जो कि डायमंड हार्बर की उस फाल्टा सीट से कैंडिडेट था टीएमसी का, जहां पर चुनाव को रद्द कर दिया गया था 29 तारीख को जब वहां वोटिंग हुई थी, और उसके बाद अब 21 तारीख को वहां पर मतदान होना है। और आज जब प्रचार का आखिरी दिन था, तो वो जहांगीर खान, जिसने तब एक पुलिस वाले ने जब ये चेतावनी दी थी एक आईपीएस अफसर ने कि लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की तो इलाज कर देंगे, तो कहा था ये पुष्पा है, डरेगा नहीं, कितनी भी फौज ले आओ, और ये सीआरपी वाले भी थोड़े दिनों में चले जाएंगे, और हम अगर लोग निकल गए तो ये भाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आज उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और एक वीडियो बना करके कहा कि मैं तो सोनार फाल्टा बनाना चाहता हूं, मैं भूमि पुत्र हूं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मतलब शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने मेरी इस विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा पैकेज दिया है, इसीलिए मैं अपनी उम्मीदवारी वापस कर रहा हूं। मतलब भाई पूरी तरीके से पलट गया। यह केवल एक सैंपल केस है। आपको बंगाल में इस वक्त ऐसी ही परिस्थितियां मिलेंगी। 4 तारीख को नतीजे आने के बाद जैसे पूरे बंगाल का समा बदल गया हो, यह दिखाई दे रहा है। और यह तो देख करके आज थोड़ा हास्य विनोद का मौका भी बन गया, क्योंकि एक आदमी ने जिसने इतने बड़े बड़े बोल बोले थे, आज वो जैसे बिल्कुल शुभेंदु जी के शरणागत हो गया। हाँ, वही पलटे नहीं है, वो साष्टांग हो गए हैं। हाँ। और साष्टांग लेट के एकदम एक तरह से आप कहिए कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी तेवर जहांगीर खान के थे, उस तेवर के पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह ये थी कि सरकार का सपोर्ट था, तब टीएमसी सरकार का सपोर्ट था, पुलिस का सपोर्ट था, तो उस लिहाज से उनके आतंक और अत्याचार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाता था, आवाज़ नहीं उठा पाता था। अन्यथा संख्या के लिहाज से देखें तो आमतौर पर ऐसे क्रिमिनल के पास कोई संख्या बल तो बहुत होता नहीं, लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा होता है। और अगर लोगों को ये पता हो कि अगर इस खौफ के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपके केस को नहीं रजिस्टर करेगी, उल्टे आपके साथ मारपीट किया जाएगा, जो कि पहले होता था, तो फिर लोग वहाँ पर चुप ही रहेंगे। और जिसको एक नाम दे दिया गया डायमंड हार्बर मॉडल, क्योंकि ये वो नाम था जो कि खासतौर पर ये अभिषेक बनर्जी के, उन्होंने ये बोला कि 10 जन्म लगेंगे मेरा ये मॉडल तोड़ने में। बिल्कुल, और ये शख्स भी अभिषेक बनर्जी के एकदम खासम खास रहे हैं। और चाहे रियल एस्टेट की बात करें, ज़मीन के मामले में बात कर लें, राशन घोटाला को लेके बहुत ज़्यादा नाम आया। और आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद कई सारी जगहों पे आधार कार्ड 100-100, 200-200 आधार कार्ड मिल रहा है टीएमसी के दफ्तर से। तो इस तरह का मैनेजमेंट करके इलेक्शन को प्रभावित करना, तो वो टीएमसी ने वो तंत्र खड़ा कर रखा था। अगर लोगों के साथ, मैंने कई लोगों से पूछा था वहाँ पे जब गया था कि मारपीट होती है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, बोले कि पुलिस हमारी नहीं सुनती, उल्टे हमारे साथ पिटाई या खराब व्यवहार शुरू हो जाता है। पुलिस वालों की समस्या ये थी कि ऊपर सरकार का दबाव था। लेकिन हैरानी है कि भाई 4 तारीख के मतलब 15 दिन में कैसे हर चीज जैसा लग रहा है कि बिल्कुल बदल गई। एक हद तक सौरभ यही होता है। जैसे आप देखें तो जो लेफ्ट के गुंडे थे, जैसे ममता बनर्जी आई तो फिर उनका भी पाला बदल हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि उनको ये दिख जाता है कि अगर ये तंत्र सामने आ गया और ऐसा तंत्र है जिसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, तो बेहतर है कि अपना रंग, अपना कलर चेंज कर लो। इस केस में क्या है कि इस केस में पाला तो बदलने वाली कोई बात है नहीं। इस केस में आपके पास एक ही रास्ता था कि सोनार बांग्ला की बात आप करो, चाहे राज्य के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। तो उस लाइन को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक शुभेंदु अधिकारी के ट्रीटमेंट को अगर देखें तो वो जो ट्रीटमेंट है वो एकदम हाईएस्ट डिग्री का जो एंटीबायोटिक होता है ना, वो दे रहे हैं। आसनसोल में सौरभ पुलिस जाके वहाँ पे अनाउंस कर रही है सीधे ये कि जिन जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, क्षति पहुँचाया है, उसकी भरपाई, क्षतिपूर्ति उनसे की जाएगी। तो पुलिस का तेवर तो दिख रहा है कि पुलिस की ये क्या करने जा रही है। ये शुभेंदु अधिकारी ने आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक का डोज दिया जा रहा है, 15 दिनों में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैं कैसे काम करूंगा और मैं किस मिजाज का आदमी हूं, मैं आप क्या क्या कर सकता हूं। बिल्कुल, और मुझे दिल्ली से क्या कमांड मिला हुआ है और किस लाइन पर बंगाल की सरकार को चलना है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर टॉप प्रायोरिटी पे होगा और किसी प्रकार का कोई अपीजमेंट नहीं होगा। उसी की एक कड़ी के तौर पर आप देखें तो ऐसे ऐसे सारे आपको एग्जाम्पल एक के बाद एक नज़र आ रहे हैं। जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से जो वेलफेयर स्कीम के नाम पे जो चलाया जा रहा था अपीजमेंट, वो किसी भी तरफ से,
चाहे इमाम को मिल रहा था या बाद में पुजारी को भी देने की कोशिश, उसको बंद किया गया। आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाला गया था, मुसलमानों की जिन जातियों को, उसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने न सिर्फ स्क्रैप किया बल्कि आज उसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। भवानीपुर में जाके उन्होंने लोगों से सीधा पूछा, बदलाव नजर आ रहा है ना? मतलब वो उनको भी पता था कि मुझे आते ही ये परिवर्तन लोगों की निगाह में मेरा किया हुआ काम आना चाहिए। अब वो उन्होंने क्या किया, जैसे मुझे जो सबसे स्ट्राइकिंग लगा, कोलकाता में जो पत्थरबाजी हुई पुलिस के ऊपर अभी कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, तो वो उसमें ज़्यादातर जो है मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी तत्व थे। तो उसके बाद जैसे ये स्पॉट पे गए और उसके बाद डीसीपी दफ्तर चला गया मुख्यमंत्री, हाँ। और वहां उनसे जाके कहा कि तुमको किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं और तुम पर हमला मुझे बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सौरभ, और ये कहना कि मुख्यमंत्री एसी के दफ्तर में बैठने के लिए मैं नहीं बना हूं, मैं सीधे स्पॉट पे जाऊंगा, तो अगर राज्य का मुख्यमंत्री और वो भी इतना ताकतवर इस मैंडेट के साथ आया हुआ मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहे कि मैं ऑन द स्पॉट आऊंगा, तो एक तो ये कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके लिए बड़ा मैसेज, दूसरा पुलिस तंत्र के लिए भी एक बड़ा मैसेज कि आपको पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करनी होगी। जैसे पुलिस के तंत्र में भी जो वैसे लोग होंगे जो कि अभी तक इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, उनके लिए भी मुख्यमंत्री के इस मैसेज को माना गया कि अगर सीएम ही स्पॉट पे पहुंच रहा है तो आपकी कोई, अभी आप कह रहे थे दिल्ली से क्या कमांड है ये भी बताना था, तो क्या मैंडेट है उनको दिल्ली से? गृह मंत्री अमित शाह ने जब उनके नाम को लेकर तो तय करके जब उनको बताया गया, तो उसमें सिर्फ पहली चीज़ यही कही गई थी कि जो सोनार बंगला बनाने का हमने वायदा किया है, उस लाइन पर ये सरकार पहले दिन से नहीं, पहले घंटे से चलती हुई नजर आनी चाहिए। डेवलपमेंट को लेकर हो या फिर जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं या जिस प्रकार की हिंसा के एक पूरे सेटअप में बंगाल को जकड़ कर रखा गया, उसको तोड़ना है, गुंडागर्दी एकदम से तोड़नी है। और जब तक आप उसकी रीढ़ नहीं तोड़ेंगे तो फिर आए दिन यहाँ वहाँ घटनाएं होंगी। लगभग सौरभ 500 के आसपास तो FIR किए गए हैं पोस्ट पोल जो वायलेंस अगर हो रहा है उसमें। पहले ये सब होता ही नहीं था, वायलेंस हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं किया जा रहा है, बीजेपी के लोग मार खा रहे हैं, बीजेपी के लोगों पर अटैक हो रहा है, या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट वाली पार्टी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें, वो कल्चर ही एकदम से आप देखें तो बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें है, मैंने कुछ एक सवाल भी देखे थे लोगों के, पूछ रहे थे सोशल मीडिया पर, क्या अभिषेक बनर्जी निशाने पर हैं? तो अभिषेक बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पर कोई टारगेट कर दिया जाए, कोई इस तरह की चीज़ कर दिया जाए, वैसा वो बीजेपी तो कल्चर नहीं होता। हाँ, लेकिन जो उनके कर्म हैं, कुकर्म हैं, या जो चीज़ भी रहे हैं, उन सब के पड़ताल में, उनकी जांच में, या फिर अगर उन्होंने इस प्रकार का डायमंड हार्बर मॉडल खड़ा किया या कोई दूसरा मॉडल, तो उसको तोड़ने में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वहाँ पर कोई निगोशिएशन का स्पेस नहीं है। वो मैंडेट शुभेंदु अधिकारी को एकदम से ये दिया गया है कि बहुत सख्ती के साथ उस पर पेश आना है और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ जिसको कह रहे हैं, और वो रहेगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें खुलनी शुरू होंगी, क्योंकि फिनेंशियल स्कैम को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए जाते रहे हैं। उन सब की जांच होगी, जो गुंडे हैं उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी, और जो लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती में, कोई उसमें सरकार इस दबाव में नहीं आने जा रही है कि इतने सारे लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो फिर लाठीचार्ज नहीं करना है। वो जिस एक्सट्रीम पे जाना होगा सरकार जाएगी उसको कर्ब करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि ये वो योगी जी के अंदाज में आ गए हैं, योगी मॉडल बंगाल में लागू किया जा रहा है। ये एक तरह से आप कहिए कि ये गृह मंत्री अमित शाह का मॉडल है। गृह मंत्री अमित शाह का मॉडल क्यों, आप देखिए कि या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार का गवर्नेंस चाहते हैं, गुजरात जैसे आज आप सौरभ, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि गुजरात तो बीजेपी का एकदम से गढ़ है या सब चीज़ें बहुत ही स्मूथ हैं। ये हुई हैं, ये थी नहीं। कांग्रेस के बाद जब बीजेपी को ये मौका मिला था वहाँ पे गुजरात में शासन चलाने का, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी होती थी। वहाँ भी दंगाई, वहाँ भी इस तरह से लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, सुना नहीं जा रहा है, सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस का तंत्र एकदम ढांचा, उस चीज़ सबको ठीक करते करते उन लोगों ने एक मॉडल अपनाया। और वही मॉडल आप किसी भी इस तरह की बीमारी से जूझते हुए राज्य में देखें तो यही हो रहा है। यूपी में भी वही हुआ, बंगाल में भी वही होता नज़र आ रहा है। और आगे भी आप देखें, जैसे बिहार के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि वहाँ पर जो एक लिमिटेड एरिया में जो समस्या है सीमांचल वाले इलाके में, उसी सख्ती से निपटा जा रहा है। तो ये मॉडल बीजेपी का है कि आपको इस तरीके से ही गवर्नेंस चलाना है, क्योंकि शासन, बार बार ये कहा भी जाता है बीजेपी की बैठकों में कि शासन का अगर इकबाल नहीं है वो शासन नहीं चल सकता। जम्मू कश्मीर का उदाहरण उठा के देखिए, सेम मॉडल वहाँ भी, कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनके खिलाफ सख्ती में कोई नरमी नहीं। वो वहाँ पिलाई मुबारक, वहाँ के JNK जी मनोज सिन्हा कहते हैं ना कि जो निर्दोष हैं उनको छूना नहीं है और जो दोषी हैं उनको छोड़ना नहीं है। मतलब निर्दोषों को छेड़ेंगे नहीं, दोषी को छोड़ेंगे नहीं। तो वो मॉडल बंगाल में भी आप देखिए तो शुभेंदु अधिकारी उसी लाइन पे काम करते हुए नजर आ रहा है। ये तो बंगाल की बात हुई।
आगे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आप कह सकते हैं कि अब अपनी परवाज भरने लगा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज पढ़ने पर दिए गए बयान की बड़ी चर्चा है और लोग ये कह रहे हैं लोग कि योगी जी ने पॉलिटिकल भाषण दिया और मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए भाषण दिया। उन्होंने जो कुछ बोला था, उन्होंने कहा कि ये मेरी गवर्नेंस का तरीका है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था वो रहेगी, सड़क पर नमाज नहीं होती तो नहीं होगी और अगर कोई इसके आड़े आएगा तो फिर शासन उससे निपटेगा। योगी जी के जो बोल थे वो उनके तेवर जैसे होते हैं उसके अनुरूप थे। अब ये बात होते होते अखिलेश यादव तक पहुंची। आज अखिलेश यादव एक भंडारे में गए थे और उस भंडारे के बाद बात करते हुए उनसे जब ये पूछा गया कि ऐसा योगी जी ने बयान दिया है तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि मैं और आप मुद्दों की बात ना कर पाएं। और फिर लेकिन ये अगर ये ट्रैप था उनके लिए तो मुझे तो लगा कि अखिलेश जी शायद उसमें फंस गए, क्योंकि अखिलेश जी इस पर रिएक्शन में जो बोल सकते थे वो वही बोले। उन्होंने यही कहा कि अगर सड़कों पर वैसे तो नमाज पढ़ी जा नहीं रही है, लेकिन अगर कहीं कोई पढ़ ली जाती है, कोई अगर जगह की कमी है तो फिर उसमें दिक्कत भी क्या है। यही वो एक बात है जो उनको योगी जी से अलग कर देती है। और क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में यही फर्क जो है वो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा और इसी गैप को बड़ा भारतीय जनता पार्टी बड़ा बनाने की कोशिश करेगी। अखिलेश जी ने आज ये रिएक्शन दिया है। अब मुस्लिम उनका वोटर है तो वो तो ये नहीं कह सकते कि सड़क पर नमाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, ये दोनों ही चीज़ें संभव नहीं थी। और ख़ासतौर पर अखिलेश यादव जी के सामने आप चैलेंज भी देखें तो उनके सामने एक चैलेंज तो है ही ना कि मुस्लिम उन्हीं को वोट करें, कांग्रेस पार्टी को वोट ना कर दें अगर कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में नहीं आती है। तो वो एक खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि आप आमतौर पे देखें तो अभी राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से सौरभ अगर देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि मुस्लिम वोटर्स के लिहाज से फर्स्ट चॉइस सीधे सीधे कांग्रेस नज़र आती है और उसमें राहुल गांधी उनके पोस्टर पर आए हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो यूपी में भी कहीं उस तरह का बिखराव ना हो, ये अखिलेश यादव को एक चिंता तो रहेगी अगर कांग्रेस गठबंधन में ना जाए तो उस बयान को सीधे सीधे छोड़ नहीं सकते थे। योगी आदित्यनाथ वाले लाइन पे तो जाने का खतरा उठा ही नहीं सकते थे वो। और एकदम से ये समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने, आप इलेक्शन के हिसाब से देखें तो टोन सेट करने को सोच के ये बयान दिया होगा। वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि किसी को कि हम नमाज पढ़ने नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई या तो आप सड़क पे ना उतरें, मस्जिद है वहाँ करें और बाकी जो आपके घर में करना चाहे वहाँ कर लें, लेकिन ये नहीं होगा कि सड़क पे ना करें। और सड़क पे क्यों ना करें इसके बारे में भी जो उन्होंने तर्क दिया कि भाई उस समय किसी को जाना होगा, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को ज़रूरी काम के लिए जाना है या कुछ भी करना है, तो ये व्यवधान क्यों। और ये सौरभ बहुत सारे लोगों को एकदम से ये समझ में आएगा कि हाँ ये तो कम्युनल वाली लाइन है, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप समझें, जैसे आसाम के एक विधायक को आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उनका बयान आया कि विधानसभा के 5 किलोमीटर के पेरीफेरी में मैं रहता हूँ और अब पर डे 5 बार लाउड स्पीकर पे अब नमाज सुनाया जाता है। तो भाई नमाज पढ़ो, इसमें दिक्कत नहीं है, लाउड स्पीकर लगा के क्यों सुनाना, हमें तो डिस्टर्बेंस हो रही है। उस विधायक का ये कहना था। तो इस तरह की चीज़ों के खिलाफ अगर कोई भी सरकार सख्ती अगर करती है, अगर योगी आदित्यनाथ ये सख्ती करते हैं तो एक बड़ी आबादी को वो एकदम जस्टिफाइड लगेगा कि हाँ भाई। आप तो लॉजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इससे जो इसका जो पॉलिटिकल असर चाहते थे वो हो गया अपने उनके उस बयान का। और वो तो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल असर चाहने के लिए उन्होंने वो बात कही है और उनको एकदम से ये पता होगा कि अब इलेक्शन के लिए टॉप गियर लगाना है, तो एक ऐसी लाइन दो जो कि उनका अपना जो वोटर्स जो हैं तो उनके लिए एक मैसेज दे लें और विरोधियों को इलेक्शन का, बीजेपी के इलेक्शन के कैंपेन का नैरेटिव इसी सड़क पर चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ का कैंपेन का नैरेटिव इसी सड़क पे चलेगा। बाकी आप अगर आप देखेंगे तो जैसे पीएम मोदी अगर जाएं या गृह मंत्री अमित शाह जाएं तो वो इस तरह की लाइन को वो बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो फिर वो गवर्नेंस और इस तरह की लाइन पे वो लोग ज़्यादा रखेगा। लेकिन योगी जी ने तो अपनी लाइन क्लियर कर दी कि वो किसी लाइन पे इस इलेक्शन को हमने सब्जेक्ट का नाम दिया था, क्या अखिलेश यादव योगी को टक्कर दे सकते हैं अभी की परिस्थिति में। अभी आपने जो कोalition वाली बात की कांग्रेस वाली, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को कैसे आंक रही है अपनी परिस्थिति को। देखिए, जैसे बीजेपी एक तो किसी भी इलेक्शन को लेकर सौरभ बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहती है, खासतौर पर 2024 के झटके के बाद तो वो ज़्यादा 2024 का जो झटका, असली झटका जिसको कहें, वो यूपी में ही लगा था। और उसमें झटके में लगने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि कास्ट वहाँ पर बिखरा हुआ था। अभी भी जैसे आप देखें तो ख़ासतौर पे कोयरी कुर्मी कास्ट, ये किधर जाएंगे, दलित वो किधर जाएंगे, क्या वो कास्ट पहले जो आपके साथ आ गए थे अभी वो हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी का टॉप लीडरशिप एकदम से वो अलर्ट मोड पे,
कि इसमें ऐसा ना हो कि 2024 जैसा फिर से वो नैरेटिव चल पड़े और फिर उसका नुकसान उठाना पड़े। तो वो एक अलर्टनेस नज़र आता है, अन्यथा विक्ट्री को लेकर कहीं कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा उसमें बीजेपी के नेताओं को। और वो नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो वो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अब वो टारगेट आना शुरू होगा कि किस नंबर्स को लेके बीजेपी ने अपना 250 पार 300 पार। अभी फिलहाल जो काम किया जा रहा है वो ये कि पार्टी के टॉप लीडरशिप पे हर जगह पे SIR को लेके कैसा रहा क्या रहा, इन सारी चीज़ों को लेकर एक फीडबैक लिया जा रहा है। प्लस अब बूथ मैंने अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रशिक्षण ऑलरेडी चल रहा है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का सौरभ मतलब ही है कि आप बीजेपी के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी ताकत होती है उनमें से एक इंजन कार्यकर्ताओं का फोर्स है। 2 टर्म लगातार सरकार में रह जाने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर कोई कंप्लेसेंसी ना आ जाए या कोई असंतुष्ट ना आ जाए या कोई नाराज़गी ना आ जाए, वो एक कंसर्न रहता है। तो उनको चार्ज करने के लिहाज से ये प्रशिक्षण शिविर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आमतौर पर इलेक्शन से कितना पहले बीजेपी की जो टॉप टीम होती है किसी भी इलेक्शन के लिए, स्टेट के लिए, वो बन जाती है या काम शुरू कर देती है? जो टॉप गियर वाला जो काम होगा वो अंतिम 4-5 महीने पहले होगा। 4 से 5 महीने पहले आप देखेंगे कि टॉप गियर का काम। लेकिन अभी भी जितने काम हो रहे हैं सौरभ, वो लगातार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 27 के लिए क्या करना है, 29 के लिए क्या करना है। अच्छा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में बाकायदा हर बूथ का रिपोर्ट मंगाया गया, बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने मंगाया वहाँ से कि बूथ पे क्या क्या स्थिति रहा, SIR का कितना फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा। ऐसा तो नहीं कि अपने लोग छूट गए, इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर। तो ये SIR का रिपोर्ट लेना, हर बूथ का जो रिपोर्ट लेना, वो क्या है, इलेक्शन मैनेजमेंट ही है पार्टी के संगठन के लोगों के द्वारा। दूसरा, हर जिले में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हर बूथ के लिहाज से चलाया जा रहा है। फिर राज्य के स्तर, मंडल के स्तर पे हो गया, जिला के स्तर पे हो रहा है, फिर राज्य के स्तर पे किया जाएगा। क्या क्या इशूज़ आपको लेके जाना है, उसमें बाकायदा अभी से बताया जा रहा है कि लोगों के भीतर क्या क्या इशूज़ लेके जाना है। तो बहुत सारे लोगों को सर अब ये समझ में आता है, जैसे बंगाल के लिए भी आपने सुना होगा कि बीजेपी ने सिर्फ अंतिम 3 महीने मेहनत किया। ऐसा नहीं होता है, मेहनत लगातार चल रहा होता है। अंतिम 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा वोकल हो जाने के चलते लोगों को नोटिस होने लगता है कि अब ये काम पार्टी कर रही है, लेकिन पार्टी ऑलरेडी इलेक्शन मोड में ही काम कर रही है। आपने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव में जीत पर कोई ऐसा खतरा या संकट बीजेपी नहीं देखती। नहीं, उसमें वो नंबर्स को लेकर रहेगा कि हाँ कितने नंबर्स लेके आए जाने हैं, क्या लेकर आए जाने हैं। लेकिन उत्तराखंड और यूपी, इन दोनों स्टेट को लेके बीजेपी बहुत ज़्यादा निश्चिंत नज़र आती है। और उसके पीछे वजह भी है, उसमें जीतने के लिए जितने आपको पॉइंट्स टिक करने होते हैं उनमें से अधिकांश आपको टिक होते हुए नजर आएंगे। यूपी के लिहाज से अगर कंसर्न अगर आप पूछें तो बीजेपी के नेताओं का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कास्ट का नैरेटिव कहीं डोमिनेट ना हो जाए। अच्छा। क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार उस तरह की चीज़ों को ग्राउंड पर भी फैलाने की कोशिश करती है, उनका जो इकोसिस्टम है उसको फैलाने की कोशिश करता है। तो क्या अखिलेश यादव उस रूप में चैलेंज नहीं बन पाए योगी के लिए? अभी तक नहीं दिख रहा है कि ग्राउंड पर अगर मेहनत कर रहे होते तो ये जो कास्ट वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, इसको बहुत आसानी से वो इतना चटक कर चुके होते कि अब उसको फिर बीजेपी के लिए वापसी करना मुश्किल हो जाता। उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर अगर आप देखें तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बयान कुछ उस तरह के मजाकिया वाले अंदाज में, जो ट्रोलर जिस तरह का सटायर बांटते हैं, तंज कसते हैं, उस तरह को करके पॉलिटिक्स को उसी रूप में ले जा रहे हैं। ग्राउंड पे उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी ताकत है, तो ताकत वो MY समीकरण जो है, वो जो वोट बैंक है उसके लिहाज से अगर आप ताकत समझें। लेकिन MY समीकरण और जीत, इन दोनों के बीच में बड़ा फासला है। उस फासले पर वो कमज़ोर नजर आ रहे हैं। और बीजेपी दूसरी तरफ आप देखें, जैसे इस बार का ही आपने देखा मंत्रिमंडल विस्तार, क्या है वो शुद्ध रूप से इलेक्शन मैनेजमेंट। उनमें से शायद ही कोई ऐसा नेता होगा, एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जिसको आपको ये लगे कि हाँ इनका कोई बहुत बड़ा जनाधार हो या कोई उस तरह के नेता जिनको मंत्री बनाया गया। लेकिन इलेक्शन ऑप्टिक्स के लिहाज से, जिन कास्ट के लिहाज से जिस क्षेत्र में जो करना था वो किया गया। राहुल गांधी भी यूपी में हैं और मैं पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी भी जो है उसको लगता है कि इस चुनाव में कुछ बेहतर कर पाने का स्कोप है। पिछली बार लोकसभा में उनको 6 सीटें मिली, उनके गठबंधन को 37 सीटें जो है, 37 इनको और 6 इनको आ गई थी समाजवादी पार्टी को, तो 40 पार गया उनका आंकड़ा। वैसे विधायक केवल 2 हैं कांग्रेस पार्टी के। अलायंस को लेकर के मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको कि कांग्रेस और सपा का अलायंस नहीं होगा, या सपा नहीं चाहेगी अलायंस करना? दोनों ही बिल्कुल चाहेंगे कि अलायंस ही हो। वो जो भी होगी शुरू में पोस्चरिंग होगी, जैसे आप सुनेंगे कि यूपी में अजय राय ने डिमांड कर दिया इतनी सारी सीटें हैं, हाँ। ये हवाला दिया, तो वो सब शोशेबाजी होते रहेगी। जैसे सपा का कोई प्रवक्ता कुछ बोल देगा, वो सब चलेगा। फाइनली वो टेबल पर आके निश्चित तौर पर वो ये बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि चैलेंज कितना बड़ा है यूपी में। और अगर यूपी में किसी तरीके से खुदा न खास्ता जीत हासिल करने में वो सफल हो जाएं उनके लिहाज से, तो आप फिर समझ सकते हैं कि 2029 के लिए बीजेपी के सामने कितनी विशालकाय चुनौती हो जाएगी।
अगर यूपी जैसा राज्य का विधानसभा चुनाव अगर 2027 में बीजेपी हार जाए तो 29 में तो फिर काम ही खराब होगा बीजेपी का। तो ये मौका अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्यों छोड़ना चाहेंगे? तो एकदम से कांग्रेस पार्टी ऐसी भी नहीं है कि यूपी में कोई ऐसी ताकत हो जिसको आप मैनेज ना कर सकें, बस बयानबाजी तक रहेगा, फाइनली वो पार्टियां दोनों साथ ही जाएंगी। शायद उन्होंने बिहार से भी कुछ सबक लिया हो कि जिस तरीके से वहां पर सीटों का बंटवारा, अलायंस में टकराव जो है आखिरी वक्त तक देखने को मिलता रहा और फिर उसका नुकसान भी हुआ, फ्रेंडली फाइट में कई सीटें गंवा दी गई। हाँ, लेकिन सबक लेने वाली पार्टी के तौर पे या गठबंधन के तौर पे वो लोग जाने नहीं जाते। अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक गलती के बाद दूसरे राज्य में वो सबक ले लें, ऐसा होता नहीं है। गलतियां रिपीट करने के लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं। उस हिसाब से एनडीए के कुनबे को देखें तो ये लोग सबक जो लेना होता है, लेसन जो लेना होता है वो ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इधर भी वो ख्वाहिशें नहीं होंगी, वो क्लेम नहीं होगा, लेकिन इधर लाइन एकदम क्लियर है और बिग ब्रदर कौन है ये एकदम से क्लियर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर का आप सुनेंगे कि इतनी सीट को लेकर डिमांड कर रहे हैं, निषाद इतनी सीट को लेकर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये भी पता है कि जब एक बार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से फोन जाएगा तो जो भी फॉर्मूला होगा उस पर समझौता होगा। और इस बार तो इधर का गठबंधन का जो बुके है वो काफी रंग बिरंगा दिख रहा है। हाँ, जयंत चौधरी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी से ये, और अनुप्रिया पटेल के लिहाज से सौरभ जरूर एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी अपनी कम्युनिटी को लेके जो उनकी पार्टी उन्होंने खड़ी की है, जिसके लिए वो अपना क्लेम करती हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उसने एनडीए के लिए बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। अच्छा। और उस पूरे बिल्ड में परफॉर्म नहीं किया। तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि क्या इस बार भी वो एक बर्डन लाइबिलिटी रहती हैं या अपने कास्ट में वो नरेंद्र मोदी के साथ वापस से जोड़ने में योगदान दे पाती। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहेगी, बीजेपी के पास उस कम्युनिटी के अपने लीडर हैं, लेकिन उनका जो स्टेक बनता है उसकी डिलीवरी की उम्मीद जरूर एनडीए नेताओं को रहेगी। तो इस सवाल का जवाब है कि नहीं, मतलब फिलहाल अखिलेश जी जो है टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अभी तक ग्राउंड पे आप किसी में भी यूपी से अगर आप बात करें तो वो नहीं समझ में आएगा। और बीजेपी के नेता जो अलर्टनेस बताएंगे वो सिर्फ यही कहेंगे कि कास्ट वाला अगर नैरेटिव ना चले तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए यूपी के चुनाव में तो अभी कहानी आगे बढ़नी है, अब देखिए कि इसका क्लाइमैक्स क्या होता है। आज भारत की खबर में इतना ही। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी आपसे।